हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई हम बात करते हैं हमारी जो डिजीज थी डायबिटीज मेल्टस, इसके सेकंड पार्ट की। तो फर्स्ट पार्ट में हमने आधा पार्ट किया था डिजीज का, तो ज़्यादा लंबी थी, वीडियो लंबी हो जाती, इसकी वजह से सेकंड पार्ट में डाल दिया। तो ये सेकंड पार्ट के अंदर हम लेके चलेंगे मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के अंदर जो हमारी चीज़ें हैं उसमें सबसे पहले दिया गया है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर हमारी ड्रग्स और हमारे जो इंजेक्शन होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। तो डीएम यानी कि जो हमारा डायबिटीज मेल्टस है उसमें बताया गया इन्होंने कि इंसुलिन के जो इंजेक्शन है शुड बी गिवन अकॉर्डिंग टू ब्लड शुगर लेवल। तो जो हमारे इंजेक्शन दिए जाते हैं इंसुलिन के, वो हमारे ब्लड शुगर के लेवल के अकॉर्डिंग ही दिए जाने चाहिए। इट शुड गिवन बिफोर मील्स, और ये जो है ये कब दिए जाते हैं, मतलब कि 3 टाइमिंग डे, यानी कि दिन में 3 बार दिए जाएंगे और खाना खाने के आधा घंटा बाद दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक मेथड होता है इंसुलिन को इंसर्ट कराने का, इंसुलिन को देने का। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है हाइपोग्लाइसेमिया ड्रग्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं हमारे। तो इसमें हमारा आ जाता है पियो डेरिट्राजोन हमारा होता है, हाइड्रोक्लोराइड्स होता है, मेल्टाफोमाइंस होता है, और बिब्यूरोनाइड्स होते हैं, और गिलिपिजाइड यानी कि सेकंड जनरेशन, इसमें सल्फोनिलूरियस बोला जाता है, ल्यूरिया जो होता है। तो ये हमारे ड्रग्स जो होते हैं ये हाइपोग्लाइकेमिया में दिए जाते हैं, यानी कि शुगर लेवल कम होती है तब। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी आ जाती है इसके अंदर डाइटरी मैनेजमेंट। तो डाइटरी मैनेजमेंट में हमारी जो डाइट है वो कब, कैसे और किस चीज का ध्यान इसके अंदर रखा जाता है। तो डाइटरी मैनेजमेंट में इन्होंने दिया है सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ डाइट वेरी नेसेसरी विच सेटिस्फाई टू एप्यूज। तो इसमें भूख को शांत करने की, मतलब कि आपने इतनी डाइट लेनी है, इतना खाना खाना जो कि आपकी भूख को अच्छी तरीके से शांत कर सके। ठीक है, तो इस तरीके की डाइट लेनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि आपकी भूख जो है वो अच्छे से शांत हो जाए। तो इसमें जो एनर्जी लेवल की जो चीजें लेनी है, यानी कि हाफ जो है वो एनर्जी लेवल जो हमारा होता है उसकी चीजें हमें लेनी है। फिर हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, तिहाई हिस्सा हमारा कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, और 15 से 20% जो एनर्जी होती है वो हमें प्रोटीन से प्राप्त होती है। तो इसमें जो एनर्जी हमें मिलती है वो अलग अलग चीजों से अलग अलग परसेंटेज में हमें एनर्जी प्राप्त होती है। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया मील शुड बी टेकन एट रेगुलर टाइम। तो अपना जो खाना है वो हमेशा टाइम से खाना चाहिए। इफ मील विल बी लेट, अगर खाना हमारा लेट हो जाता है किसी भी वजह से, तो इट मे कॉज ऑफ द हाइपोग्लाइसेमिया अटैक। तो आप पर हाइपोग्लाइसेमिया अटैक हो सकता है, यानी कि शुगर लेवल कम होने का जो चीजें हैं वो आप पर हावी हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल कैलोरीज दी गई है हमारी 2200 से 2800 किलो जूल होता है इसका मतलब शुड बी टेकन। तो इतनी कैलोरीज जो है वो आपको लेनी चाहिए अगर आपको अच्छे से एनर्जेटिक रहना है। तो ये हमारी डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें आगे। तो अब इसमें डाइट के अकॉर्डिंग हमारा जो कैलोरी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है कि कैलोरी को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस तरीके से बांटेंगे हम डाइट के अकॉर्डिंग। जब हम खाना खाते हैं तो 304 ग्राम हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, तो उसमें कितने किलो जूस जो है वो कैलोरी हमारी हो जाती है, तो 55% हमारी हो जाती है। अगर हम 78 ग्राम से लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, तो उसमें 1300 किलो जूल यानी कि 15% हो जाती है। और 25 ग्राम अगर हम फैट लेते हैं तो उसमें सेचुरेटेड फैट हो जाता है, और हमारा 28% ग्राम जो है वो फैट हो जाता है। तो इसमें जो फैट होता है हमारा, तो उसमें 920 किलो जूस जो होता है वो हमारा हो जाता है, तो टोटली कैलोरी हमारी इतनी हो जाती है। तो इसमें ये 10% रहता है। तो कहने का मतलब ये कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स और 1 ग्राम फैट और 1 ग्राम प्रोटीन जो है, तो कुल मिला के हमारी डाइट जो है वो 9120 किलो जूल जो है वो हो जाती है। तो इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि दिन भर का जो आप डाइट ले रहे हैं तो उसमें इतना कार्बोहाइड्रेट डालो, इतना अपना फैट होना दो, और इतना प्रोटीन होना चाहिए, ताकि आपकी डाइट जो है वो सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सके बॉडी के अंदर। तो नेक्स्ट हम देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्स जो है वही, नर्स को किन किन चीजों का ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा पॉइंट है इसमें। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले नर्स को क्या करना है, नर्स को टीच करना है पेशेंट को अबाउट फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड मील्स प्लान। इट विल हेल्प द पेशेंट मेंटेन स्टेबल ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो भाई पेशेंट को सिखाना है नर्स ने कि भाई जो भी उसका जो प्लान जो है प्रिस्क्राइब किया गया डॉक्टर के द्वारा, उसी तरीके से उसने खाना खाना है, और पेशेंट का जो ब्लड शुगर लेवल है उसको मेंटेन करने में आपने हेल्प करनी है। दूसरा इन्होंने बताया है कि आपने पेशेंट की जो हमारी कॉग्निटिव और सेंसरी चीजें हैं वो चेक कर लेनी है कि पेशेंट जो है कितना एबल है मानसिक तौर पर, उसका सेंसरी कोई कमी तो नहीं है, ताकि आप जो है उसमें जो इंटरफेयर विद द एबिलिटी ऑफ एक्यूरेटली एडमिनिस्ट्रेट इंसुलिन, ताकि इंसुलिन वगैरह जब आप उसमें एडमिनिस्ट्रेट कराएं उसको तो एक्यूरेटली यानी कि सही तरीके से दिया जा सके। तो इस तरीके से आपने असेस कर लेना है पहले ही कि पेशेंट मानसिक तौर पर सही तो है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है डेमोस्ट्रेट द एग्जाम्पल ऑफ द प्रोसीजर ऑफ इंसुलिन सेल्फ इंजेक्शन। तो आपने सारा का सारा जो प्रोसीजर होता है इंसुलिन के देने का, जो सेल्फ इंजेक्शन से होता है, वो सारा का सारा आप पेशेंट को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि भाई हमारा किसी भी तरीके का डोज है या टाइम है हमारे इंजेक्शन का, खाने से रिलेटेड चीजें या एक्टिविटी से रिलेटेड चीजें या हमारे बेड टाइम से संबंधित जो भी पेशेंट की जो चीजें होती हैं, तो आप उसका इंडिविजुअल इंसुलिन जो है, इंसुलिन से रिलेटेड जो इंडिविजुअल इंसुलिन से लेकर
से संबंधित जो भी चीजें हमारे पेशेंट की, वो सारी की सारी रिव्यू जो है वो पेशेंट को दे सकते हैं, इस बारे में सारा का सारा बता सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके की एक्टिविटी, आप किस तरीके से इंसुलिन लेना है पेशेंट को, किस तरीके की एक्टिविटी करनी है, बेड टाइम क्या है, एक्टिविटी क्या है, खाना कैसे लेना है, टाइम क्या रहेगा, इंजेक्शन का डोज क्या रहेगा, सब कुछ आप उसे बता सकते हैं। तो आगे आप जो इम्पोर्टेंट आप इंस्ट्रक्शंस दोगे पेशेंट को, तो उसकी डेली रूटीन का एग्जामिनेशन आपने करना है, उसके पैरों का और पैरों पर की सारी प्रॉपर केयर करनी है आपने। ठीक है, पैरों का एग्जामिनेशन करेंगे, किसी प्रकार की सूजन या किसी प्रकार की चोट तो नहीं लगी है। दूसरा इंस्ट्रक्शंस देना आपने, टीच द पेशेंट ऑफ इनफैक्ट शूज डेली टू फीलिंग एंड इनसाइड टू शूज ऑफ द irregularities ऑफ लाइनिंग शार्प ऑब्जेक्ट एंड द रोल ऑफ शॉक ऑफ द रिस्क फॉर इंजरीज। तो आपने पेशेंट को सिखाना है कि डेली रूटीन में उसकी जो शूज है उसके बारे में जानना है और पूछना है कि भी उससे कैसा फील हो रहा है, उसके पैर के अंदर कोई चीज ऐसी तो नहीं है, उसकी लाइनिंग कैसी है, पैर के अंदर जो जूता है उसके अंदर की लाइनिंग कैसी है, कोई नुकीली चीज तो नहीं है, जूता उसे काट तो नहीं रहा है। तो इस तरीके से चोट लगने के जितने भी खतरे हैं वो सारे के सारे खत्म कर देने हैं आपने। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। दूसरा, आपने इंस्ट्रक्शन देना है पेशेंट को कि उसने वियर अप्रोप्रिएट साइज ऑफ द फुटवियर, उसने जो जूते वगैरह हैं वो प्रॉपर अपने साइज के डालने, शुड बी वेल कंफर्ट, ताकि वो अच्छी तरीके से बिल्कुल कंफर्ट महसूस कर सके। जूते ना तो बड़े होने चाहिए कि चलने में प्रॉब्लम हो, ना ही छोटे होने चाहिए कि वो पैर वगैरह को काट दे, किसी प्रकार की चोट लगे। तो इंस्ट्रक्शंस देना है आपने पेशेंट को, नेल स्ट्रेट अप्रोच ऑफ द फिल शार्प कॉर्नर ऑफ मैच कंटेनर ऑफ टॉल। तो आपने जो नेल्स वगैरह वो अच्छे तरीके से काटना है, उनको शार्प रखना है, और अंगूठे की साइड में जो हमारा नेल्स होता है उसको भी अच्छी तरीके से साफ करना है, ताकि वो नेल्स जो है वो कई बार स्किन में जाकर के पकना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ध्यान आपने फुट का रखना है। आपने पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस देना है आगे कि भी जो इम्पोर्टेंट जो हमारी एक्यूरेसी है इंसुलिन की, उसको किस तरीके से उसके प्रिपरेशन के लिए, और जो खाने का जो टाइम है और वो इसलिए ताकि हाइपोग्लाइसेमिया को अवॉइड किया जा सके। तो आपने पेशेंट को इंपॉर्टेंस बतानी है इंसुलिन के प्रिपरेशन की और एक्यूरेसी टाइम की। ठीक है, ताकि अगर उसमें टाइम जो है कम ज्यादा हो जाएगा, लेट हो जाएंगे, तो उसमें हाइपोग्लाइसेमिया का जो अटैक है वो हो सकता है। नेक्स्ट, आपने एक्सप्लेन करना है इंपॉर्टेंस से एक्सरसाइज मेंटेन करनी है, रिड्यूसिंग द वेट। तो आपने पेशेंट को बताना है कि भाई अगर आप वेट वगैरह को रिड्यूस, आप एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो आप अपना जो वजन है वो कम कर पाएंगे, जो कि आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपने पेशेंट को एडवाइस करना है और एसेस करना है ब्लड ग्लूकोज लेवल बिफोर एक्टिविटी, एक्टिविटी से पहले, और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह या स्नैक वगैरह भी बिफोर एक्सरसाइज ऑफ द अवॉइड हाइपोग्लाइसेमिया। तो इन्होंने बताया है कि पेशेंट का जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड के अंदर, उस एक्टिविटी को उसको तो आपने चेक करते रहना ही रहना है, बल्कि अगर हाइपोग्लाइसेमिया की सिचुएशन अगर आपको लग रही है, ब्लड शुगर कम हो रहा है, तो उसके लिए स्नैक्स और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो पेशेंट को खिला सकते हैं, खाने की एडवाइस दे सकते हैं। नेक्स्ट, इसके अंदर हमारा आ जाता है, आपने पेशेंट को सिखाना है अबाउट टेकिंग प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन ऑफ डिस्क्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए उसी तरीके से जो है दवाइयां लेनी है आपको, जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है। तो पेशेंट को आपने ये सिखाना है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं लेना है, कुछ नहीं खाना है, उसी तरीके से लेंगे जिस तरीके से डॉक्टर ने बताया है। तो नेक्स्ट इसके अंदर हमारा आ जाता है, आपने पेशेंट को सिखाना है, आपने पेशेंट को सिखाना है कि भाई वो अपना एक्सरसाइज जो बैलेंस है वो एक्सरसाइज फूड इनटेक करने में, अपनी एक्सरसाइज करने में, और एक्सरसाइज जो बैलेंस करेगी ग्लूकोज लेवल को अच्छी तरीके से रखने में, और ग्लूकोज इनटू सेल। तो हमारा जो ग्लूकोज लेवल है वो तो हमारा सही हो जाता है जब हमारा जो ग्लूकोज होता है वो बॉडी के अंदर पाए जाने वाले, ब्लड के अंदर पाए जाने वाले सेल के अंदर इंटर करके अच्छे से बैलेंस बनाता है। तो ये सब सारी चीजें आपने सिखानी है कि भैया आपने अच्छी मात्रा में खाना खाना है, फूड अच्छे से लेना है, अच्छी डाइट लेनी है, और फिर एक्सरसाइज भी करनी है, ताकि एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो आपके ब्लड के अंदर पाए जाने वाले जो सेल्स होते हैं उसके अंदर जो है वो अच्छे तरीके से ग्लूकोज लेवल अपना काम करता है और एनर्जी मिलती है। तो ये सारी की सारी चीजें आपने पेशेंट को समझाना है। नेक्स्ट, आप एसेस करोगे फिट लेग, स्किन टेम्परेचर है, सेंसेशन है, सॉफ्ट टिश्यूज पर किसी प्रकार की चोट तो नहीं है। ठीक है, कौन सो सेल्स यानी कि हमारे सेल्स और टिश्यूज में पाई जाने वाली जितनी भी चीज है, ड्राइनेस सूखापन है, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि हेयर वगैरह बाल वगैरह की जो चीजें हैं, पल्स वगैरह है, डीप टेंडेंसी रिलैक्शन की जो चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें आपने असेस करनी है पेशेंट की, ताकि पेशेंट के अंदर इनमें से कोई भी चीज देखी ना जाए कि स्किन को लेकर के, सेंसेशन को लेकर के, टिश्यूज की चोट को लेकर के किसी प्रकार की चोट तो नहीं है, टेंडेंसी तो नहीं है, अकड़न तो नहीं है, ठीक है, रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत है वो सारी की सारी आपने चेक करनी है और उसका समाधान भी करना है। नेक्स्ट, आपने मेंटेन करना है स्किन इंटेग्रिटी की, देखनी है कि भाई जो ब्रेक डाउन तो नहीं हुआ, तो प्रोटेक्टिव करना, अपने फिट वगैरह को प्रोटेक्ट करना है कि वहां से स्किन ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, स्किन फटी हुई, छाले हो जाना, स्किन छिल जाना, इस तरीके की दिक्कत ना हो। आपने पेशेंट को अवॉइड करना है कि हु स्मोक टू स्टॉप स्मोकिंग टू रिड्यूस इट पॉसिबल टू रिड्यूस ऑफ वॉसो कंट्रक्शंस एंड प्रमोट पेरिफेरल फ्लो। तो इन्होंने बताया कि आपने पेशेंट को एडवाइस देनी है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, आपने स्मोकिंग छोड़ देनी है, धूम्रपान वगैरह आपने बिल्कुल छोड़ देना है अगर पॉसिबल हो तो इसमें क्या हो जाता है आपको
आपका जो पेरिफेरल फ्लो है यानी कि ब्लड फ्लो है जो आपका हार्ट से बाहर का, वो बहुत अच्छा हो जाएगा, वो प्रमोट हो जाएगा और वासो कंट्रैक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर आप स्मोकिंग नहीं करते हैं तो आपकी सारी चीजें इजीली फ्लो करेगा आपका ब्लड बॉडी के अंदर। तो भाई नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसके अंदर नर्सिंग डायग्नोज। अब नर्स जो है उसको चेक क्या क्या करना है आपकी बॉडी के अंदर यानी कि पेशेंट की बॉडी के अंदर। सबसे पहले फ्लूइड वैल्यू चेक करेगी, हमारे रिस्ट्रक्शंस जो इनटेक हाइपोग्लाइकेमिया से रिलेटेड जो कमी है फ्लूइड वॉल्यूम्स की उसको चेक करेगी। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन है, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इंसुलिन डिफिशियंसी, डिक्रीज अपटेक एंड द यूटिलाइजेशन एंड ग्लूकोज बाय टिश्यू, डिक्रीज ओरल इनटेक। तो आपने सारी की सारी चीजें जो है जैसे कि ओरल इनटेक की कमी हो जाना यानी कि जो भी फ्लूइड लिया जा रहा है और ग्लूकोज के अंदर जो टिश्यूज के अंदर जो ग्लूकोज है उसको जैसे यूटिलाइज होना कम हो जाए या इंसुलिन की कमी हो जाए, या फिर आप न्यूट्रिशन में इम्बैलेंस होने के कारण बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर इंसुलिन नहीं होता है तो वो सारी की सारी चीजें आपने चेक करनी है। दूसरा आपने चेक करनी है इंसुलिन की डेफिशिएंसी, इंसुलिन की कमी से रिलेटेड जो ब्लड शुगर लेवल है वो अनस्टेबल हो जाता है और अनस्टेबल होने का खतरा जो रहता है तो वो भी चीजें आप चेक करोगे। दूसरा आपने रिस्क जो इन्फेक्शन का रिस्क है या चोट लगने से रिलेटेड है, हाइपोग्लाइसेमिया की जो सिचुएशन है वो डिक्रीज ऑफ द लिकोसिटीज फंक्शन है, हमारा जो व्हाइट ब्लड सेल्स है उनका जो काम करने का तरीका है, या इम्यूनिटी सिस्टम डिफिशिएट है यानी कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को काम करने का काम कम कर रहा है, तो इस तरीके के अगर कोई भी खतरा है तो वो भी आपने डायग्नोज करना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर हो जाता है रिस्क फॉर द डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन रिलेटेड टू इम्बैलेंस इलेक्ट्रोलिक ग्लूकोज एंड इंसुलिन। तो आपने सारी की सारी जो चीजें होती हैं सेंसरी प्रिपरेशन से रिलेटेड यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रोलिक इम्बैलेंस है, ग्लूकोज है, इंसुलिन है, इनसे रिलेटेड सारी की सारी चीजों के उससे होने वाला जो खतरा होने वाला होता है उन सभी चीजों को भी डायग्नोज कर लेना है, पहले से ही देख लेना कि किस चीज की कमी के कारण कौन सी सिचुएशन उत्पन्न हो सकती है। तो ये डायग्नोज में सारी की सारी चीजें हमारी लेनी होती है। तो आगे देखते हैं इसमें। तो भाई आगे हमारा डायग्नोज में क्या देखेंगे, आपने देखना है कि जो पेशेंट है उसकी थकावट, ठीक है, पेशेंट को की थकावट है, कमजोरी है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो पैटर्न है उसका डेली लिविंग का भी, डेली रूटीन में वो किस तरीके से रहता है, थकावट क्यों है, कमजोरी क्यों, वो सारी की सारी चीजें भी डायग्नोज करनी है आपने। और आपने पूरी की पूरी जो डिफिशियंट रिलेटेड टू डिजीज डिफिशियंट नॉलेज रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस, प्रोग्नोसिस, ट्रीटमेंट, सेल्फ केयर एंड डिस्चार्ज में। तो इन चीजों की अगर कमी है, अगर उससे डिस्चार्ज से सेल्फ केयर से लेकर इलाज से लेकर जो प्रोसेस चल रहे हैं उनसे रिलेटेड कर को जो उनकी देखभाल की जा रही है उनसे रिलेटेड, या फिर जो डिस्चार्ज की जो जरूरत है उनसे रिलेटेड अगर किसी भी नॉलेज की कमी है तो वो भी आपने डायग्नोज करनी है। ठीक है। तो सेल्फ केयर डिफिसिट रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस, तो हमारे जो बीमारी है उसके प्रोसेस से लेकर के सेल्फ केयर की अगर कोई कमी है, सेल्फ केयर की कोई नॉलेज की कमी है उसे, तो वो भी आप डायग्नोज करेंगे। और आप जो पुअर ग्लूकोज कंट्रोल रिलेटेड जो इंटॉलरेंस एक्टिविटी है वो भी आप देखेंगे कि ग्लूकोज की जो कमी है या अनकंट्रोलेबल जो चीजें हो रही है उनसे रिलेटेड अगर कोई एक्टिविटी है जो हमारी ऐसे है नहीं है उससे रिलेटेड भी चीजें आप देखेंगे इसमें। तो ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा इसमें हो गया इन्फेक्टेड कॉपी रिलेटेड टू कॉर्निक डिजीज एंड द कम्प्लेक्सिटी एंड द सेल्फ केयर। तो सेल्फ केयर से रिलेटेड हमारी पुराने समय से चली आ रही जो बीमारी होती है जिसमें इनफेक्टिव चीजें हो रही है यानी कि इलाज किया जा रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा है, तो इससे रिलेटेड अगर कोई चीजें हैं वो भी चीजें आपने चेक करनी है, डायग्नोज करनी है इसके अंदर। और नेक्स्ट आपने देखना है रिस्क फॉर द स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू डिक्रीज सेंसेशन ऑफ द सर्कुलेशन टू लोअर लिम्ब। तो हमारा जो लोअर लिम्ब होता है यानी कि नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसमें सर्कुलेशन या सेंसेशन अगर कम हो गया है या स्किन की इंटीग्रिटी यानी कि स्किन की कठोरता ज्यादा बढ़ गई है और उससे रिलेटेड अगर कोई खतरा बढ़ गया तो वो भी आपने चेक करना है। तो ये जो चीजें होती है ये आ जाती है हमारी सारी की सारी डायग्नोसिस के अंदर। तो ये जो हमारी डिजीज थी डायबिटीज मेल्टस ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है विद मैनेजमेंट। तो इसमें आगे मिलते हैं हम नई डिजीज के साथ और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।